हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारा मैराथन क्लास फर्स्ट होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। इससे पहले हम अपना इंडियन ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक करा चुका हूं, तो आज मैं आप लोगों के वर्ल्ड ज्योग्राफी भाई जल्दी से भाई फटाफट कई सारे टॉपिक कराने वाला हूं। समझ आया? तो उसी सीरीज का हमारा ये पार्ट फर्स्ट है मैराथन। चले भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। आज मैं आप लोगों को ना दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों वो मैं आपको कराने वाला हूं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ये टॉपिक है वायुमंडल। जितना आपको पेपर के लिए चाहिए ना उतना ही करा रहा हूं भाई। दूसरा टॉपिक हमारा होगा इसी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों ये दो टॉपिक मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं। एक पॉइंट और सुनो जल्दी से, एक है एटमॉस्फेयर और एक है इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो दोस्तों ये है हमारी अर्थ के चारों ओर हमारा होता है एटमॉस्फेयर यानी जिसको बोलते हैं वायुमंडल। अगर अर्थ के और हम खड़े हैं अर्थ के बाहर, अर्थ के ऊपर। अगर मैं अर्थ के बाहर की बात करूंगा तो ये है एटमॉस्फेयर टॉपिक, और अगर मैं अर्थ के अंदर की बात करूंगा तो वह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आपको समझ में आ गया, एक बार हम अर्थ के ऊपर जाने वाले हैं और एक बार अर्थ के अंदर। तो ये दो टॉपिक मैंने आज लिए हैं। चले भाई स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अभी हम करेंगे अपना क्या, एटमॉस्फेयर दोस्तों टॉपिक है वायुमंडल। चले देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है हमारी अर्थ दोस्तों। अर्थ के चारों ओर हमारा एक मंडल है। पृथ्वी के चारों ओर हमारा एक मंडल है जिसको बोलते हैं वायुमंडल। एक एटमॉस्फेयर है जिसको एटमॉस्फेयर है भाई। पृथ्वी के चारों ओर एक स्फीयर है जिसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो यहां से ना एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि ये बताओ ना एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन यानी एटमॉस्फेयर बना किससे है, क्या क्या चीज भरी हुई है इसमें। तो बात होती है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहला पॉइंट होता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन का मतलब है दोस्तों वायुमंडल का संगठन। बताओ ना, संगठन का मतलब वो है हमारा वायुमंडल किसका बना हुआ है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ना दोस्तों तीन चीजें भरी हुई है। कितनी चीजें? तीन। याद रखना हमारे एटमॉस्फेयर में केवल तीन चीजें भरी हुई है। पहली, या तो यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? डस्ट के पार्टिकल्स यानी बहुत सारे धूल के कण भरे हुए हैं दोस्तों, धूल के कण। दूसरा, यहाँ पे भरे हुए दोस्तों वाटर के वेपर्स भरे हुए हैं। वाटर वेपर्स होता है जल के वाष्प भरे हुए हैं। और तीसरा दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस भरी हैं। तो क्या आप लोगों को समझ आया? जब भी मैं आपसे पूछूं ना भाई हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारे वायुमंडल में कितनी चीजें भरी हुई है? तीन, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस। क्लियर है? अब आगे सुनो दोस्तों, जब भी गैसेस की बात होती है ना तो यहां से एक क्वेश्चन फिर से बनेगा। तो वो बताओ ना, देखो कोई एक गैस नहीं पाई जाती, बहुत सारी गैसेस पाई जाती है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर में? तो उसका नाम है दोस्तों नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पाई जाती है 78.1%। याद रखना दोस्तों 78.1% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे पूछा जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 20.9%। ठीक है। और तीसरा नंबर अगर मैं बात करूं ना तो आर्गन है दोस्तों, आर्गन 0.93%। और चौथे नंबर पे बात करूं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये है 0.036%। तो दोस्तों याद रखना पृथ्वी के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ना वैसे तो बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, लेकिन चार मेजर गैस मैं अगर बताऊं तो पहले 4 नंबर पे ये सीक्वेंस से याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन भरी हुई है, तीसरे नंबर पे आर्गन भरी हुई है और चौथे नंबर पे CO2 भरी हुई है। ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी गैसेस है, लेकिन परसेंटेज माइन्यूट सा होता चला जाएगा। ठीक है। चले एक बार फिर से बताओ, अगर मैंने कहा अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या भरी है? नाइट्रोजन। तो ये बताओ ना सबसे कम क्या भरी है? तो सबसे कम भी तो पूछ लिया जाता है ना। तो सबसे कम दोस्तों याद रखना रेडोन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस है? रेडोन। क्या आपको समझ आया? अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल रेयर गैस या वो गैस बताए जो पाई ही नहीं जाती, तो वो कौन सी गैस है? रेडोन। और सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। बताओ भाई यहां तक समझ आया? यहां तक एक बेसिक चीज मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भरा क्या हुआ है। चले आगे देखो भाई, आगे देखिए। अब एक शब्द आता है ग्लोबल वार्मिंग।
एक शब्द है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, या ग्लोबल वार्मिंग बात करें या इसी को बोले जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन आता है भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज बताओ कौन कौन सी है। रिस्पॉन्सिबल गैसेज, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है उत्तरदायी गैसें बताओ। पॉइंट सुनना भाई, देखो नाम से पता चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोब का लगातार गर्म होना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो लगातार यानी पृथ्वी को गर्म करने में सबसे बड़ा योगदान किस गैस का है? तो एक बार फिर से सीक्वेंस याद रखिए, 4 गैसेज मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। पृथ्वी को गर्म करने में या ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा, या ग्लोबल वार्मिंग बोले या इसी को हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पृथ्वी को गर्म करने में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों, जो इकलौता 60% योगदान देती है पृथ्वी को गर्म करने में। इसके बाद दोस्तों है मीथेन गैस। ठीक है, कौन सी गैस है? मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, 20% योगदान देती है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का ही एक दूसरा नाम है, इसी को दोस्तों लाफिंग गैस बोलते हैं। इसको सूंघने पे हंसी आती है इसलिए इसको हास्य गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ना लाफिंग गैस बताओ कौन सी है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या आपको समझ आया? तो ये योगदान देती है 6% पृथ्वी को गर्म करने में। क्या आपको समझ आया? तो पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड नंबर पे मीथेन, और थर्ड नंबर बात करूं तो नाइट्रस के ऑक्साइड है। और फाइनली फोर्थ, तो याद रखना फोर्थ है फ्लोरीन के कंपाउंड्स। फ्लोरीन के कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का मतलब होता है दोस्तों यौगिक, यानी जिनमें भी फ्लोरीन मिक्स होगा, जिनमें भी फ्लोरीन मिक्स होगा। जैसे कि देखो एक बात बताओ, मैंने लिखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बीच में फ्लोरीन आया ना। मैंने लिखा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बीच में फिर से फ्लोरीन आया। तो ऐसे जिनमें भी फ्लोरीन मिक्स होता है उसी को कंपाउंड्स बोलते हैं फ्लोरीन के। तो भाई चौथे नंबर पे ये 14% योगदान देते हैं पृथ्वी को गर्म करने में। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे फिर 6% ये तीसरे नंबर पे कैसे आ गया? दोस्तों ये तो सिर्फ एक गैस है, लेकिन यहां तो ग्रुप ऑफ गैसेस है, इसलिए फ्लोरीन के कंपाउंड चौथे नंबर पे आते हैं। तो एक सीक्वेंस पूछा जाएगा पृथ्वी को गर्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो दोस्तों वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड CH4, थर्ड नाइट्रस ऑक्साइड या इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं, और फाइनली फोर्थ नंबर पे फ्लोरीन के कंपाउंड्स। क्लियर है? आगे सुने भाई, अब पॉइंट सुनो, अब आपको क्या सीखना है। देखो ये हमारी अर्थ थी, अर्थ के दोस्तों चारों ओर, अर्थ के चारों ओर हमारा एटमॉस्फेयर था ना, वायुमंडल, यहां से लेके यहां तक हमारा एटमॉस्फेयर है। इसमें भरा क्या हुआ है? वही 3 चीजें, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस। अब हमारे एटमॉस्फेयर को यहां से लेके यहां तक के एटमॉस्फेयर को कई सारी लेयर्स में डिवाइड किया है, कई सारी परतों में डिवाइड किया है। तो टोटल 5 परतें बनाई गई है। कितनी परतें? 5। तो ये चारों तरफ है। तो अब मैं आपको दोस्तों क्या पढ़ा रहा हूं, अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हमको पढ़ना है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेयर्स का मतलब होता है वायुमंडल की दोस्तों परतें, वायुमंडल की परतें अब आपको पढ़ना है। देखो भाई ध्यान से सुनना, टोटल 5 लेयर है। ये है हमारी अर्थ, और अर्थ के ऊपर ही हम लोग खड़े होते हैं दोस्तों, अर्थ के अंदर नहीं है, अर्थ के ऊपर खड़े हैं। जहां पे अब मैं खड़ा हूं ना, ये अर्थ के ऊपर है। यहां से मैं 10 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा। कितना किलोमीटर दोस्तों? 10 किलोमीटर। फिर से सुने, मैंने कितना कहा? 10 किलोमीटर। यहां से अब मैं जाऊंगा 10 किलोमीटर पर सरफेस से। मैंने कहां से स्टार्ट किया है? सरफेस से। हर बार सरफेस से करना है, कितना किलोमीटर ऊपर जाओगे? 10 किलोमीटर। तो ये जो हमारी पहली लेयर है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फियर, इसी को बोलते हैं शोभ मंडल। इसी को क्या बोलते हैं? शोभ मंडल। क्या आपको समझ आया? तो आपसे क्वेश्चन आएगा पहली लेयर का, पृथ्वी से जो पहली लेयर आती है हमारे 10 किलोमीटर ऊपर है जो पहली लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। या इसी का एक और नाम है दोस्तों डिस्टरबेंस जोन, इसी को बोलते हैं डिस्टरबेंस जोन, या इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल जोन, यानी संवहन मंडल। तो पहले लेयर के मैंने 3 नाम बता दिए हैं, क्या क्या है। इसी को शोभ मंडल या संवहन मंडल या डिस्टरबेंस जोन बोलते हैं, जो पहली लेयर है। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो, पहले मैं 5 लेयर बता रहा हूं आप लोगों को, फिर आगे पढ़ेंगे। फिर से सरफेस से स्टार्ट करना है, और अब चलो और ऊपर कितना भाई? 50 किलोमीटर ऊपर। हर बार सरफेस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, पहले बता दिया मैंने, लगभग 50 किलोमीटर ऊपर दोस्तों ये है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या है हमारा? स्ट्रेटोस्फियर, या जिसको बोलते हैं दोस्तों समताप मंडल। दूसरी जो लेयर है ना, उसको बोलते हैं समताप मंडल।
फिर से सरफेस से स्टार्ट करना है और चलो भाई 80 किलोमीटर ऊपर, कितना 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ऊपर। और इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर का मतलब है मध्य मंडल। टोटल 5 लेयर बताई है। तो पहली लेयर कौन सी थी? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। क्लियर है? हर बार सरफेस से स्टार्ट करोगे, फिर से सरफेस से, और लगभग कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर ऊपर तक। इसके दो नाम है दोस्तों, इसको ना एक तो बोलते हैं आयनोस्फीयर या इसी का नाम है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर यानी इसका या तो आयन मंडल बोल देते हैं या इसी को बोलते हैं ताप मंडल। इसी को बोलते हैं ताप मंडल। क्लियर है? इस ऊपर हटा देता हूं दोस्तों, ये लेयर से लिखा हुआ है, आप समझ चुके हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? वायुमंडल की परतें पढ़ रहे हैं भाई। आगे सुनो, अब एक फाइनली 5वीं लेयर बच गई। 5वीं लेयर, तो जो फाइनली लेयर है ना वो 1000 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर तक है? 1000 किलोमीटर तक। और इसका नाम है दोस्तों एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर का मतलब है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। बताओ भाई, क्या आपको समझ आया? तो टोटल ना 5 लेयर है। पहली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। अब याद करने का तरीका सुन लो। टोटल 5 लेयर है, वो सबसे बाहर है तो बाह्य मंडल। क्लियर है? अब आगे 2 नीचे से हटाओ, 2 ऊपर से हटाओ, जो बीच वाली बच गई मध्य में, मध्य मंडल। क्या आपको समझ आया? 2 मैंने याद करवा दी है, 3 अपने आप याद कर लेना भाई। इनका एक तो सीक्वेंस याद रखना, पहले बता दी है। एक सीक्वेंस क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। चले भाई, अब सुने दोस्तों, हर लेयर में याद रखना भरी वही 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? बताओ जल्दी से। हर लेयर में भरा वही 3 चीजें हैं। अब मैं भरता हूं, देखो भाई पॉइंट सुना मैंने, वही 3 चीजें भरी है। ये वो कौन कौन सी 3 चीजें? डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस के पार्टिकल्स भरे हैं। चले भाई, दूसरे में भी भर देते हैं, तीसरे में भी भर देते हैं। क्या आप लोगों को कुछ फर्क महसूस हुआ दोस्तों? एक फर्क है दोस्तों, एक शब्द होता है डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व याद रखना, सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे, लगातार डेंसिटी दोस्तों क्या होती है? लगातार डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लगातार डेंसिटी क्या होगी? कम। डेंसिटी का मतलब है जितना नीचे आएंगे ना वो ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब बिल्कुल पार्टिकल्स ना आपस में बिल्कुल पास है। जितना ऊपर जाएंगे पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस आना क्या हो जाता है? स्टार्ट। और ऊपर जाएंगे कणों के बीच और ज्यादा दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? एक बात कहो, जितना भी ऊपर डस्ट पार्टिकल है ये हमारी जमीन से गया है। जितना ऊपर पानी है, वाटर वेपर, ये भी हमारी जमीन से गया है। तो जितना जमीन के पास रहेंगे तो ये चीजें ज्यादा मिलेंगी। जितना जमीन से ऊपर जाएंगे धीरे धीरे ये चीजें हमको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो क्या आपको समझ आया? तो आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि सरफेस से लगातार ऊपर जाएंगे डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। चले भाई आगे सुनो, आगे सुनेगा। अब हर लेयर की कुछ खास बात है और इन्हीं लेयर से क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। आगे सुनो, पहला पॉइंट बता रहा हूं भाई, पहली लेयर की क्या खास बात है। देखो पहला पॉइंट यहां पे याद रखना, आपसे क्वेश्चन आएगा CO2 की लेयर, CO2 परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो बस नाम खत्म, ट्रोपोस्फियर में। तो CO2 की परत पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में। अच्छा भाई दूसरा पॉइंट सुनो, सेकंड, ये मेरा पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट सुनो, ट्रोपोस्फियर के जस्ट नीचे, ट्रोपोस्फियर के जस्ट नीचे बहुत ही तेज गति से हवाएं चलती है। क्या चलती है? हवाएं। और इन हवाओं को नाम दिया गया है दोस्तों जेट स्ट्रीम। इन हवाओं को क्या बोला गया है? जेट धारा। तो अगर मैं आपसे पूछूं जेट धारा क्या है, तो आप कहोगे तेज चलने वाली हवाओं का नाम है, जो कि ट्रोपोस्फियर के जस्ट नीचे चलती है। ट्रोपोस्फियर के जस्ट नीचे चलती है। तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया, जेट धारा। पेपर में यह विशेषता आएगी, बताओ जेट धारा किस मंडल में चलती है भाई? तो आप बोलोगे क्षोभ मंडल में। तो 2 पॉइंट बता दिए, एक CO2 लेयर और एक जेट धारा किस मंडल में है? ट्रोपोस्फियर में, यानी क्षोभ मंडल में है। अच्छा भाई एक लास्ट पॉइंट बच गया, तीसरा पॉइंट, ये भी ट्रोपोस्फियर का है। यहां पे लिख देता हूं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना दोस्तों, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, यानी ऑल वेदर फिनोमिना, ऑल वेदर फिनोमिना, ऑल वेदर फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है दोस्तों सभी मौसमी घटनाएं। सभी मौसमी घटनाएं भी पता है कहां होती है? 10 किलोमीटर के नीचे नीचे होती है सारी। अब एक बात आओ, मौसम में आप अपने आसपास क्या देखते हैं भाई? कभी क्लाउड हो जाते हैं, बादल, कभी भाई वर्षा हो जाती है, रेनफॉल, कभी धुंध आ जाती है, होते नहीं होती, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। ये सारा जो सिस्टम है ना 10 किलोमीटर के नीचे नीचे हो रहा है, क्षोभ मंडल के नीचे नीचे।
एक बात आओ, कभी बादल हो जाते हैं, कभी वर्षा, कभी धुंध, कभी क्लाउड, कभी रेनफॉल, तभी तो इसका नाम क्या दिया गया, यहां पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है इसलिए इसको डिस्टरबेंस जोन कहा जाता है। क्लियर है या नहीं है? तो आप सुन लो भाई, पहली लेयर मेरी खत्म होगी है। पहली लेयर में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। क्या क्या? CO2 लेयर, जेट स्ट्रीम, और तीसरा जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो कहां होते हैं? घटित शोभ मंडल में होते हैं। क्लियर है या नहीं है? सुनो भाई, आगे सुनो। अब मैं पढ़ाऊंगा अपनी दूसरी लेयर। चले भाई सेकंड लेयर में चलते हैं। सेकंड लेयर का नाम है दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर का पॉइंट सुनना भाई, स्ट्रेटोस्फियर में एक और लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फियर में दोस्तों एक और लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, ओजोन परत बताओ किस लेयर में पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो आप बोलोगे समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। क्या समझ आया या नहीं आया? अब आगे सुनो। जब भी पहला पॉइंट तो ओजोन परत है। अब जब भी ओजोन परत आएगा ना तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट याद रखना भाई। क्या क्या? अगर मैं पूछूं ना ओजोन डे बताओ कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लिखोगे 16 सितंबर। 16 सितंबर ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा भाई, ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को कौन सी गैस है जो नुकसान पहुंचाती है? तो आप क्या बोलोगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैस है। चले भाई, एक बात बताओ, ओजोन परत की जो मोटाई है, मोटाई की कितनी मोटी है ये, इसकी मोटाई मापने का जो यूनिट है वो है डॉप्सन। ओजोन परत की जो मोटाई है, जो विड्थ है, या इसकी यूनिट बोल सकते हैं, ओजोन परत को मापने का क्या यूनिट है? जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं ना भाई, उसी प्रकार ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने का क्या यूनिट है? डॉप्सन है। आगे सुनो, देखो ऊपर मान लो सूर्य है, सूर्य से ना 7 प्रकार की रेज आती है, 7 टाइप ऑफ रेज अर्थ पे आती है। आपने सुना होगा ना दोस्तों, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, ऐसा कुछ। तो सूर्य से ना पृथ्वी पे 7 प्रकार की तरंगे आती है। तो वो ये बताओ, पृथ्वी पे जब वो आएगी तो इन्हीं लेयर से होके ही तो आएगी। समझ आया? लेकिन याद रखना दोस्तों, 6 लेयर तो इजीली पृथ्वी तक पहुंच जाती है, लेकिन एक लेयर है, एक रेज है जिसका नाम है यूवी रेज। तो ये जो ओजोन परत है ना, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उसको धरती तक नहीं आने देती। तो आप कहोगे उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। आपसे क्वेश्चन आएगा, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी रेज को, कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो वह है अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या आपको ओजोन परत से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट समझ आए? पहला पॉइंट आएगा, ओजोन परत कहां पे है? आप बोलोगे समताप मंडल में। जब भी ओजोन परत की बात होगी, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाते हैं दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की मोटाई किससे मेजर की जाती है? डॉप्सन में। आगे सुनेगा भाई, ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी रेज को अवशोषित करती है? तो यूवी रेज को। देखो भाई, ओजोन परत में होल का सबसे पहला पता चला था 1985 में, और ओजोन परत में होल है इसका पता सबसे पहले कहां चला? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका वो जगह है जहां पे ओजोन परत में होल के बारे में पता चला था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, ओजोन परत में सबसे पहले होल है, इसका पता कब और कहां लगा था? 1985 अंटार्कटिका में। भाई ये तो फिर हमने कुछ नहीं किया कि जब ओजोन परत में होल हुआ, हमने ना अगले 1 साल छोड़ के यानी 1987 में एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा की एक जगह है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, पहले तो सुन लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन लेयर से संबंधित है भाई। यानी ओजोन परत में होल को रोकने के लिए वहां पे डिसाइड किया गया, भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कर दो? बैन कर दो, क्योंकि इसी गैस की वजह से इसमें क्या हो रहा है? होल हो रहा है। तो ये सारे ओजोन परत से रिलेटेड सारे पॉइंट याद रखना भाई। तो समताप मंडल में ना वैसे तो 2 ही बातें याद रखनी है, एक तो ओजोन परत पाई जाती है, और दूसरा पॉइंट सुनना भाई, दूसरा पॉइंट सुनना, दूसरा यहां पे आप लोग याद कर सकते हैं, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। दूसरा याद रखना, एरोप्लेन्स उड़ाने का, एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज उड़ाने का सही बढ़िया एनवायरमेंट भाई कहां पे है? तो आपसे पूछा जाए ना तो समताप मंडल है, क्योंकि नाम देखो ना इसका क्या है? समताप मंडल। यानी जहां इक्वल टेम्परेचर रहे, समान ताप, यानी जहां कभी बादल, कभी वर्षा, कभी धुंध, कुछ ना हो, तो हवाई जहाज उड़ना वही तो पसंद करेंगे भाई। क्या समझे आया या नहीं आया भाई? तो मैंने 2 लेयर करा दी है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। पहली लेयर में 3 बातें, CO2, जेट स्ट्रीम और सभी मौसमी घटनाएं। अच्छा भाई, दूसरी लेयर में 2 ही बातें, ओजोन परत और हवाई जहाज, एरोप्लेन्स। क्या आपको समझ आया भाई? क्लियर है? अब सुनो आगे, तीसरी लेयर में आगे भाई।
तीसरी लेयर की पहला पॉइंट सुनो भाई, पांचों लेयर में ना अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम तापमान किस लेयर में पाया जाता है तो वो है मेसोस्फीयर। तो एक तो यहां पे लोवेस्ट टेम्परेचर भाई, सबसे कम तापमान आपसे पूछा जाएगा सबसे कम तापमान किस लेयर में पाया जाता है तो है मध्यमंडल, सबसे कम तापमान। तो साथ के साथ लिख देता हूं, साथ के साथ लिख देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए ना सबसे ज्यादा बता दो तो कहां पे है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा तापमान कहां पाया जाता है तो है तापमंडल। नाम से देखो ना इसका नाम क्या है, तापमंडल, यानी जहां तापमान बहुत ज्यादा हो। तो पांचों लेयर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पाया जाता है तो तापमंडल में। चले भाई वापिस आओ मेसोस्फीयर में। तो मेसोस्फीयर का पहला पॉइंट तो समझ गए, पांचों लेयर में सबसे कम टेम्परेचर है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आता है पेपर में, क्या एक शब्द होता है मेटेरॉइड्स। क्या होता है मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स यानी उल्का पिंड। उल्का पिंड यहां से ना दोस्तों जलना शुरू होते हैं, उल्का पिंड ना यहां से बर्न होना स्टार्ट होते हैं, यहां से जलना क्या होते हैं शुरू होते हैं। अब ये क्या पॉइंट लिखा भाई, सुनो ध्यान से, मेटेरॉइड होता क्या है, उल्का पिंड क्या होता है। आपने कभी ना कभी सुना होगा ना भाई कि ऊपर आसमान से धरती पे कुछ टकराने वाला है, कुछ पत्थर का टुकड़ा आ रहा है। तो ये बताओ जब कोई पत्थर पृथ्वी पे आएगा तो क्या वो इन्हीं पांचों लेयर से होकर ही तो आएगा, तभी तो पृथ्वी पे आएगा। समझ आया? अब आगे सुनो दोस्तों, वो जब कोई पत्थर का टुकड़ा आता है तो वो पहली दो लेयर को तो इजीली क्रॉस कर जाता है, लेकिन जैसे वो तीसरी लेयर में आता है तो यहां पे उन्हीं तीन चीजों के पार्टिकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस के। जैसे जैसे वो आएगा उन तीन चीजों के पार्टिकल्स उसको रोकने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, घर्षण बल लगेगा और यहां से वो जलना क्या होगा शुरू होगा दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि जो भी मेटेरॉइड होते हैं वो कहां से जलना शुरू होते हैं, भाई शुरू कहां से हुए, वो वे है मेसोस्फीयर से। क्या आपको समझ आया? और वो जलना शुरू होते हैं ना, आपने रातमान में कभी आसमान में देखा होगा, रात में आसमान में देखा होगा ना भाई, कोई ना कोई पत्थर का टुकड़ा आ रहा होता है, वो जल रहा होता है, तो उसी को दोस्तों शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स बोला जाता है, यानी टूटता हुआ तारा। यानी एक टाइटल दिया गया है टूटता हुआ तारा। क्या समझ आया नहीं? और ऐसे टूटते हुए तारों को देख के लड़की ऐसे खड़ी हो जाएगी, भाई पता नहीं सारी मनोकामनाएं आज ही पूरी कर लेगी भाई। अरे भाई वो टाइम भागने का है, क्योंकि वो एक पत्थर का टुकड़ा आ रहा है आपकी तरफ है, क्या पता भाई आप आंख बंद करके खड़े हो जाओ और वो पत्थर का टुकड़ा आपके ऊपर आए और काम तमाम भाई। समझ आया? चले भाई, तो आप लोगों को याद रखना है मेटेरॉइड कहां से बन स्टार्ट होते हैं तो वो है मेसोस्फीयर से, बस ये पॉइंट याद रखना है। आगे सुने, एक लेयर और बच गई भाई, एक लेयर और बच गई। पहला एग्जोस्फीयर का सुन लो, एग्जोस्फीयर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। एग्जोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पे हीलियम गैस। तो एग्जोस्फीयर खत्म हो गया भाई, और कुछ नहीं है। और इससे ऊपर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष, और इससे ऊपर अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाएगा। अब एक लेयर हमारी कौन सी बची है, वो है तापमंडल। तापमंडल में इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो भाई, यहां पे ना दोस्तों एक पॉइंट सुनो, देखो एक होता है दोस्तों शब्द एटम्स और एक शब्द होता है आयंस। क्या होता है, आयंस। इन दोनों में फर्क है दोस्तों, एक है परमाणु और एक है आयन। अब ये होते क्या है तो पॉइंट सुनो दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों एक साथ रहते हैं तो वो एक परमाणु का निर्माण करते हैं। और परमाणु का निर्माण कैसे करेंगे, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके चार और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये तीनों साथ में है तो ये क्या बनाएंगे, एटम्स। आगे सुनो, लेकिन जब इन तीनों के बीच झगड़ा हो रहा हो ना, ये अलग अलग फैल रहे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, प्रोटॉन इधर है, न्यूट्रॉन इधर है, तब इनको इंडिविजुअली रूप से हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस। क्या आपको समझ आया? तो दोस्तों याद रखना, एक बात बताओ, इसका नाम क्या है, आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लस माइनस का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं। आयंस प्रेजेंस होने के कारण इसका नाम क्या है, आयनोस्फीयर, यानी आयन मंडल। क्या ये दो बातें समझे आई या नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? तो ये दो विशेषता तो इन्हीं दो नामों पे है। आयनोस्फीयर क्यों बोला, क्योंकि आयंस पाए जाते हैं। थर्मोस्फीयर क्यों बोला, क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान है भाई, तापमंडल। तीसरा पॉइंट सुनो भाई, इस लेयर का तीसरा पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां से दोस्तों रेडियो वेव्स, यहां से ना रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं, आपसे क्वेश्चन आएगा, रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती है। रेडियो तरंगे, जो रेडियो तरंगे हम धरती से भेजते हैं रेडियो तरंगे, और रेडियो तरंगे किस मंडल से टकरा के वापिस धरती की तरफ परावर्तित हो जाती है, तो वो है आयन मंडल से। पहले पॉइंट लिख लो,
फिर समझाता हूं, एक पॉइंट और सुनना भाई, जो भी यहां पे लिख देता हूं, ये चौथा पॉइंट इधर, जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब होता है दोस्तों संचार उपग्रह। आपसे क्वेश्चन आएगा संचार उपग्रह कहां पे स्थापित किए जाते हैं, तो संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं तापमंडल में। संचार उपग्रह कहां पे एस्टेब्लिश का मतलब है स्थापित किए जाते हैं, तो वह है दोस्तों तापमंडल में। अब ये दो बातें लिखिए, क्या है ये सुन लो भाई। देखो पहला पॉइंट तो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहां पे लॉन्च किए गए हैं, तापमंडल में। अब ये क्या है सुनो आगे भाई। मान लो ये है हमारी धरती अर्थ से ये बताओ हमने चंद्रयान भेजा था ना अभी, तो चंद्रयान भी तो एक सैटेलाइट थी, एक सैटेलाइट और एक उपग्रह था भाई। अगर हम धरती से कोई भी कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से हम जो बात करते हैं ना भाई, हमारे जो रेडियो टेलीविजन चल रहे हैं, हम जो फोन से बात करते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, ये सारा सैटेलाइट के माध्यम से हो रखा है। तो हमने धरती से ना एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी ऊपर, तो आपसे पूछा जाएगा तो ये बताओ ना वो किस लेयर में स्थापित कर दी, वो किस लेयर में हमने छोड़ दी, तो वो छोड़ दी हमने तापमंडल में। तो यही तो लिखा है दोस्तों कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है वो कौन सी लेयर में स्थापित की जाती है, तापमंडल में स्थापित की जाती है। समझ आया। अब ये पॉइंट और सुनो, ये रेडियो वेव्स कहां से रिफ्लेक्ट होती है भाई, ये भी आयनोस्फीयर से ही है। देखो ये हमारी फिर से क्या है, अर्थ है भाई। हम ना धरती से रेडियो तरंगे भेजते हैं और हमने रेडियो तरंगे भेजी ऊपर, तो ये पता है किस लेयर से टकरा के, ये आयन मंडल से टकरा के वापस धरती की तरफ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा रेडियो वेव्स किस लेयर से टकरा के वापस धरती की तरफ रिफ्लेक्ट होती है दोस्तों, तो वो कौन सी लेयर है, आयनोस्फीयर है। क्या आपको समझ आया या नहीं आया दोस्तों, क्लियर है नहीं है। तो ये आप लोगों का टॉपिक था हमारा एटमॉस्फेयर, एक छोटा सा टॉपिक था वायुमंडल, बिल्कुल कुछ नहीं है। एक बार मैं रिकॉल करता हूं, लास्ट फटाफट सुनना। हमारे एटमॉस्फेयर में 3 चीजें पाई जाती है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस। जब भी गैसों की बात आएगी तो बहुत सारी गैसेस है, लेकिन सबसे ज्यादा बताओ ना तो नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे आर्गन, चौथे पे CO2। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस है, लेकिन 4 मेजर गैस बात करें तो ये क्रम याद रखना। अच्छा भाई, फिर आएगा सबसे ज्यादा बताओ नाइट्रोजन, तो सबसे कम बताओ, सबसे कम कौन सी थी, रेडॉन थी। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद अब मैंने बताया आप लोगों को कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है, तो उसमें कौन सी थी रिस्पॉन्सिबल, कार्बन डाइऑक्साइड थी भाई। दूसरे नंबर मीथेन है, तीसरे पे नाइट्रस ऑक्साइड है, चौथे पे फ्लोरीन के कंपाउंड है। ये क्रम याद रखना, एक सीक्वेंस है भाई। फिर मैंने आप लोगों को लेयर्स पढ़ाई है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ाई। टोटल कितनी लेयर है, 5, शो मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। एक बात और सुनना भाई, ये जो पहली लेयर है ना, जो पहली लेयर है, पहली लेयर कौन सी थी, शो मंडल। शो मंडल के साथ पता है क्या होता है, ये होता है इक्वेटर। मान लो ये अर्थ है, अर्थ का ये वाला पार्ट क्या है, इक्वेटर, और ये वाला पार्ट है पोल्स। इक्वेटर का मतलब है विषुवत रेखा। तो जो शोभ मंडल है ना भाई, इसकी हाइट वेरी करती है। इक्वेटर के पास तो इसकी हाइट बहुत ही कम है, लेकिन जैसे पोल्स के पास इसकी हाइट बहुत कम है। जैसे जैसे इक्वेटर के पास आते हैं ना शोभ मंडल, तो इसकी हाइट बढ़ जाती है। पोल्स की तरफ जाएगी इसकी हाइट वापस कम हो जाएगी, इक्वेटर की तरफ जाएगी फिर से बढ़ जाएगी। समझ आया। इक्वेटर के पास शोभ मंडल की हाइट हो जाती है लगभग 18 किलोमीटर तक, और पोल्स के पास शोभ मंडल की हाइट हो जाती है 8 किलोमीटर तक। तो औसतन मैंने आप लोगों को कितना बता दिया था, 10 किलोमीटर बता दिया था भाई। समझ आया, दोनों याद रखना ये वाला पॉइंट। वापिस आओ, ट्रोपोस्फीयर में 3 बातें, क्या क्या, जेट स्ट्रीम, CO2 लेयर और जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, बात खत्म। समताप मंडल में 2 बातें, ओजोन परत और दूसरा दोस्तों हमारा हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल में फिर से 2 बातें, एक तो सबसे कम टेम्परेचर और एक मेटेरॉइड बर्न होना, यहां से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं भाई। ताप मंडल या आयनोस्फीयर में 4 बातें थी, एक 2 तो उनके नामों से थी। आयनोस्फीयर क्यों बोला, क्योंकि आयंस पाए जाते हैं। ताप मंडल क्यों बोला, क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान है। अच्छा 2 बातें और सुनो, एक तो रेडियो वेव्स यहां से रिफ्लेक्ट होती है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट वहां पे स्थापित किए जाते हैं। अच्छा भाई, लास्ट वाली है वायुमंडल, वहां पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, दूसरे नंबर पे हीलियम। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, जो था हमारा एटमॉस्फेयर। क्लियर है या नहीं है। आगे सुनो भाई, ये हमारा पहला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक हमारा था दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जल्दी से सीखना भाई, ये भी छोटा सा टॉपिक है। मैंने कहा था 2 टॉपिक कराऊंगा भाई। ये अर्थ था, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के अंदर आएंगे तो क्या है, अर्थ के अंदर आएंगे तो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है। सुनो भाई ध्यान से सुनो एक बार जल्दी से।
देखिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ यानी जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, अर्थ के ऊपर ही खड़े हैं भाई। ये सरफेस, सरफेस से लेके सेंटर तक, सरफेस से लेके सेंटर तक अर्थ की जो रेडियस है ना वो है 6371 किलोमीटर। सरफेस से लेके सेंटर तक कितनी डिस्टेंस है भाई? ये 6371 किलोमीटर है। इसको ना 3 लेयर से डिवाइड किया गया है। सरफेस से लेके सेंटर तक अर्थ को कितनी परतों में डिवाइड किया गया है? 3। आपने सुना होगा ना कभी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पृथ्वी के अंदर एक्चुअल में है क्या, यही तो टॉपिक बताएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मे भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। सुनो भाई फटाफट, अब सुनो टॉपिक को। देखिए भाई सुने, सबसे पहले मैं अब डायरेक्ट लेयर बना रहा हूं आप लोगों की। क्या बनाई मैंने? एक लेयर्स बनाई। ध्यान से सुनना भाई। यहां पे देखो, यहां पे हम खड़े हैं, ये सरफेस थी और ये पृथ्वी का क्या है? सेंटर है, सेंटर। और सेंटर कितना था बताओ? 6371 किलोमीटर था, ठीक है। तो पृथ्वी की 3 लेयर्स है भाई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। पहला पार्ट क्या है दोस्तों? क्रस्ट। दूसरा पार्ट क्या है? मेंटल। दूसरा पार्ट है दोस्तों मेंटल, और इंग्लिश हिंदी सेम है। मेंटल को मेंटल, क्रस्ट को बोलते हैं भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, और ये है कोर। कोर को बोलते हैं करोड़। कोर को क्या बोलते हैं? करोड़। तो पृथ्वी की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या आपको समझ आया? क्रस्ट की जो हाइट है ना, या आप बोल सकते हैं विड्थ, वो है 30 किलोमीटर तक गहराई। मेंटल है 2900 किलोमीटर तक, 29000, और फिर कोर कितना आएगा? 6371 किलोमीटर तक। क्या एक बेसिक चीजें समझ आई? आगे चलो भाई। क्रस्ट के अंदर पता है क्या भरा हुआ है? क्रस्ट का एक दूसरा नाम है, क्रस्ट को ही सियाल परत बोलते हैं। क्रस्ट को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? सियाल परत। क्योंकि क्रस्ट के अंदर ना दोस्तों, याद रखना, सियाल का मतलब है क्रस्ट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भरा हुआ है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा सियाल परत किसको बोलते हैं? क्रस्ट को। मेंटल को बोलते हैं सीमा परत। मेंटल को क्या बोला जाता है? सीमा। सीमा का मतलब फिर से दोस्तों क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम भरा हुआ है। अच्छा भाई, कोर को बोलते हैं नीफे। कोर को क्या बोलते हैं? नीफे। नीफे, नीफे का मतलब है दोस्तों निकेल। निकेल और इसके अंदर भरा हुआ है, निकेल और इसके अंदर भरा हुआ है फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन, आयरन। तो अब बात सुनो, इसको ना क्रस्ट, मेंटल, कोर बोलूं या सियाल, सीमा, नीफे बोलूं, बात एक ही है। क्रस्ट का ही दूसरा नाम सियाल है, मेंटल का दूसरा नाम सीमा है, और कोर का दूसरा नाम नीफे है। क्या यहां तक समझ आया या नहीं आया भाई? सुनते जाओ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। आगे सुनो, इसका एक और नाम है, क्रस्ट का ही एक और नाम है, इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्रस्ट का ही एक और नाम है दोस्तों लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब है स्थलमंडल। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। दूसरा नाम इसी को बोलते हैं, इसको नीचे वाली को बोलते हैं पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर, इंग्लिश हिंदी सेम है, ऐसा कैसा? पायरोस्फीयर या बैरीस्फीयर, या बैरीस्फीयर। क्या आप लोगों को समझ आया? मैंने हर लेयर के ना दोस्तों 3-3 नाम बता दिए आप लोगों को। कितने कितने नाम बताए हैं? 3-3 नाम। पहला नाम क्या था? क्रस्ट, मेंटल, कोर। दूसरा नाम क्या है? सियाल, सीमा, नीफे। तीसरा नाम क्या है? लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरीस्फीयर। एक पॉइंट और सुनो, मेंटल को ना पायरोस्फीयर के अलावा एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों व्हाइट ऑफ द अर्थ। इसको ना एक और नाम से जानते हैं हम, व्हाइट ऑफ द अर्थ। क्या यहां तक समझ आया आप लोगों को? ये याद रखना, मैंने 3-3 नाम बता दिए हैं आप लोगों को। यहां पे हमारा पानी भरा हुआ है भाई, ऊपर 2 ही चीजें, या तो जमीन है और या पानी है, समुद्र है। क्या आपको समझ आया? क्या यहां तक क्लियर है या नहीं है? आगे सुनो भाई, आगे सुने। मैं फिर से अपना वही बना रहा हूं, फिर से वही बनाया मैंने, और आगे सुनते जाए, आगे सुनते जाना। अब देखो, ये क्रस्ट थी, ये मेंटल है, और ये क्या है? कोर। दोस्तों यहां पे सुनना, ये क्या थी? हमारी क्रस्ट है। ये क्या थी? मेंटल है, बता चुका आप लोगों को, मेंटल। और ये क्या थी? कोर। कोर यानी करोड़, इसमें नीफे भरा हुआ है। आगे सुनो, क्रस्ट ना 2 प्रकार की होते हैं दोस्तों, पॉइंट सुनो। क्रस्ट जो है 2 प्रकार की, एक तो वो जिसके ऊपर हम खड़े हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट, यानी कहने का मतलब इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और एक होता है जिस क्रस्ट के ऊपर समुद्र है, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा दोस्तों ओशनिक क्रस्ट। उसका नाम है
ओशनी क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट। क्या आप लोगों को समझ आया? मैंने कहा क्रस्ट ना दो प्रकार की होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनी क्रस्ट। तो आपसे क्वेश्चन आता है, पहले तो ये पॉइंट ये बताओ कि भाई किस क्रस्ट की, ओशनी क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, किस क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है? तो आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? महासागरीय क्रस्ट की। क्या आपको समझ आया दोस्तों? आगे पॉइंट सुनो। एक तो पॉइंट ये, एक बात और, क्रस्ट को हम सियाल परत बोलते थे ना, क्रस्ट को सियाल परत बोलते थे। लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे क्या भरा हुआ है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे तो दोस्तों सियाल भरा हुआ है यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। लेकिन महासागरीय क्रस्ट के नीचे दोस्तों सीमा भरा हुआ है। सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्वेश्चन आता है कि महासागरीय क्रस्ट किसकी बनी हुई है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी हुई है। क्या ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? आप लोगों को आना चाहिए भाई, बहुत ही आसान पॉइंट है। तो अभी मैंने एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बता दी और एक ओशनी क्रस्ट बता दी। अब सुनो आगे, एक शब्द और मैं बता रहा हूं। देखो भाई, मान लो मैं क्रस्ट से भी, मेंटल से भी और कोर से भी, मैंने एक सेम बॉक्स लिया और तीनों बॉक्स में ना मैंने मिट्टी भर ली भाई। सेम बॉक्स में मैंने मिट्टी भरी, एक बॉक्स लिया क्रस्ट से, एक मेंटल से, एक कोर से। तो मेरे को ना दोस्तों इसका वजन बहुत ही ज्यादा लगा। किसका वजन है? इसका, इनके कंपैरिजन में। तो एक शब्द होता है फिर से दोस्तों डेंसिटी, एक शब्द होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? फिर से वही हमने पढ़ा था ना पीछे भी, घनत्व। अगर धरती के नीचे आएंगे, लगातार नीचे आएंगे ना, तो दोस्तों डेंसिटी क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो आप बोलोगे डेंसिटी बढ़ेगी भाई। क्रस्ट की डेंसिटी पता है कितना है? 2.7 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर मैं 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा 1 सेंटीमीटर लंबा एक बॉक्स लूँ ना, तो उसका वजन पता है कितना है? 2.7 ग्राम है उसमें। अच्छा भाई, मेंटल की डेंसिटी कितनी है? तो 3.5 से 5.5 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। और दोस्तों कोर की तो लगभग 11 से 13 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी उतनी मिट्टी में यहां तो 11 से 13 ग्राम वजन मिलेगा और वहां पे सिर्फ 2.7 ग्राम। इससे हमको क्या पता चला कि जैसे जैसे धरती के नीचे आएंगे डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी भाई। क्लियर है या नहीं है? यहां तक समझ आया? साथ साथ उतार जाया भाई, क्योंकि बहुत ही स्पीड से मैं आप लोगों को टॉपिक कराने वाला हूं अब, क्योंकि इतना टाइम है नहीं और इजीली वैसे हम सीख रहे हैं। एक बात आओ, ये मान लो धरती थी जिसके ऊपर हम खड़े थे, सरफेस। एक बात आओ, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर है, सरफेस से नीचे आएंगे तो धरती का यानी इंटरनल स्ट्रक्चर है। ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी, ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती थी बताओ? ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो आप बोलोगे घटेगी। अच्छा, नीचे जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी दोस्तों? नीचे जाएगी तो बढ़ेगी, नीचे जाएगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा भाई, अब टेम्परेचर क्यों सुन लो, तापमान की। जितना ऊपर जाएंगे लगातार टेम्परेचर कम होता है, जितना धरती के नीचे जाएंगे ना टेम्परेचर, तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होता है? तापमान बढ़ेगा। लेकिन तापमान की दर सुन लो, दर किस रेट से बढ़ेगा, किस रेट से घटेगा? हर 165 मीटर ऊपर जाने पर भाई 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ना वो कम हो जाता है। ऐसे ही हर 32 मीटर नीचे आएंगे, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। मान लो ये हम खड़े हैं धरती के ऊपर, जितना ऊपर जाएंगे ना लगातार टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। मान लो यहाँ 40 डिग्री था, ऊपर 39, 38, 37 इस प्रकार। नीचे आएंगे तो बढ़ेगा 41, 42, 43 इस प्रकार। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, एक डेंसिटी का और एक टेम्परेचर का फैक्टर। क्या आपको समझ आया? टेम्परेचर का मतलब तापमान है और डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व। बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? आगे सुनो, खत्म होने वाला है टॉपिक, एक छोटा सा पॉइंट और बचा है। एक पॉइंट और सुनना भाई, देखो एक पॉइंट सुनना। अब ये क्रस्ट थी, ये क्या थी? ये क्रस्ट है भाई। ये क्या है? मेंटल है, क्रस्ट मेंटल, और ये क्या है? कोर है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। दोस्तों याद रखना, अगर मैं क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड कर दूं ना,
तो इसको बोलेंगे अपर क्रस्ट, इसको बोलेंगे लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इसी प्रकार मैंने मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसको बोलेंगे अपर मेंटल, इसको लोअर मेंटल। इसी प्रकार दोस्तों मैंने कोर को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलेंगे अपर कोर, इसको बोलेंगे लोअर या इनर कोर। क्या आप लोगों को समझ आया? अगर मैं क्रस्ट मेंटल कोर के मैंने कितने कितने भाग कर दिए? दो। अब सुनो, कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता है क्या किया, इनको ना क्रस्ट को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। उसने कहा भाई ऊपर वाली क्रस्ट और नीचे वाली क्रस्ट में भी फर्क है, तो वो बताने वाले वैज्ञानिक आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन है? तो पहले मैं कुछ नाम लिखता हूं आप लोगों के सामने कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग पता है किसने किया था? तो उनका नाम था कॉनरॉड। तो इसको बोला जाता है कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। पेपर में क्वेश्चन सुन लो क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग कौन सी लेयर करती है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉनरॉड। इसी प्रकार क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता है? तो उसको बोलते हैं मोहाविसिक डिसकंटिन्यूटी। इसको बताने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? इनको याद करने का इजी तरीका बताऊंगा, मोहाविसिक। अच्छा भाई, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग किसने किया था? तो वो वैज्ञानिक कौन थे? रेपटी। तो इसको बोलते हैं रेपटी डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। मेंटल को कोर से अलग किसने किया? तो वो वैज्ञानिक थे गुटेनबर्ग। पेपर में कोई भी आ जाएगा, पहले बता दिया मैं, यहां से क्वेश्चन आता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और सबसे पहले अपर कोर इनर कोर को अलग किसने किया? तो वो थे दोस्तों लेमैन, वो थे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये 5 नाम याद रखने हैं। पेपर में ना कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ क्रस्ट को मेंटल से या मेंटल को कोर से या अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन अलग करता है, ये क्वेश्चन आता है। तो पहले तो सुन लो, पहले एक सीक्वेंस से नाम याद रखना भाई। अब याद करने का तरीका सुन लो, कैसे याद रखोगे। एक तो कोर में क्या भरा हुआ था? याद करो, नीफे यानी लोहा भरा हुआ है ना, सबसे नीचे लोहा भरा हुआ है, लोहा से लेहमैन, लेमैन सबसे नीचे लोहा, लोहा से लेमैन। क्लियर है? ऊपर वाले याद रखना, देखो ऊपर वाले नाम दोस्तों आप सीएम से याद रखना। देखो सीएम चीफ मिनिस्टर होते ना, सीएम। सी से क्या था? सबसे पहला सी है, यानी सी से कॉनरॉड, एम से मोहाविसिक, सीएम सीएम। याद हुआ क्या? 3 लेयर याद कर ली हमने। आगे भाई, दो मेंटल को अलग कौन करता है? दो मेंटल को अलग करना है ना, तो उनको रैप्टे लगाने पड़ेंगे, रैप्टे लगा दो। दो मेंटल को अलग करना है, पहले रैप्टे लगा दो, फिर नीचे गुट लगा दो, गुट से गुटेनबर्ग। तो 5 लेयर हमको याद होगी। आपको ऐसा का ऐसे याद रखना है दोस्तों, कौन किसको अलग करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर हम एक सीक्वेंस आएंगे तो इजीली याद कर सकते हैं। तो पहली लेयर थी कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, दूसरी है मोहाविसिक, तीसरी है रेपेटी, चौथी है गुटेनबर्ग और 5वीं है लेमैन डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक लास्ट पॉइंट सुन लो भाई, आप लोगों को ना धरती के नीचे से आपको पता है, धरती के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं ना, इसको बोलते हैं मैग्मा। इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। आपसे क्वेश्चन आता है मैग्मा बताओ कहां पाया जाता है? मैग्मा किस लेयर में पाया जाएगा? तो आप बोलोगे अपर मेंटल में। अपर मेंटल से मैग्मा निकलता है, याद रखना दोस्तों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये आप लोगों के मैंने 2 टॉपिक करा दिए हैं। एक था दोस्तों ऊपर गई एटमॉस्फेयर, नीचे है इंटरनल स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो दोस्तों आज 2 ही टॉपिक करेंगे, लेकिन मैं जल्दी से फटाफट इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी को क्या करूंगा? खत्म करा दूंगा। समझ आया? ये हमारी पहली क्लास थी आज। थोड़ा सा मैंने 2 ही टॉपिक कराए, आगे बिल्कुल और स्पीड से मूव करेंगे। और रिव्यू जरूर देना कि क्या मैंने स्पीड से कराया, समझ आया है या नहीं आया है, और या यही स्पीड रखें या थोड़ा सा कम करें, कुछ रिव्यू दिया करो भाई। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।